अस्सलाम वालेकुम। मैं हिना नुमान। थोड़ी सी आजकल मैं चेक कर रही थी कि बहुत सी जगहों पे एफबी पे और स्कूल्स में अराउंड बच्चों में आजकल पेपर और एग्ज़ाम्स की बातें हो रही हैं। जैसे आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर है एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव दिसंबर में मिड टर्म्स होते हैं बच्चों के, फर्स्ट सेमेस्टर्स होते हैं, सेकंड असेसमेंट्स होते हैं। यही कुछ मंथ्स होते हैं जो बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं और यकीनन बच्चों से के साथ साथ पेरेंट्स भी स्ट्रेस में होते हैं। तो आज मैं कुछ पैटर्न पे बात करूँगी कि हम बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ को किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चे को स्मार्टली एग्ज़ामिनेशन से गुजार सकते हैं और किस तरीके से बच्चा अपने एग्ज़ाम्स को इंजॉय कर सकता है। क्योंकि देखिए मसला सारा यहीं पर आ रहा है कि हमने एग्ज़ाम को एक हॉरिबल थिंग के तौर पे बच्चे के सामने एक समझें एक नाइटमेयर के तौर पे बच्चे के सामने पेश किया है। अब बच्चे जो हैं वो जिस चीज़ को हम जैसे बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, हम असल में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। ये कोई इतनी हॉरिबल थिंग नहीं है। आज हम अपने बच्चों को छोटे छोटे टास्क के लिए, छोटे छोटे गोल्स के लिए अगर रेडी करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा इंतहाई सहूलत के साथ और कंफर्टेबल लेवल को अपने सामने रखते हुए उन चीज़ों से गुज़र जाए, तो हमें उनको रिप्रेजेंट भी उतना ही आरामदेह कैफियत में करना है। जैसे अगर माँ बाप, ट्यूटर या स्कूल टीचर्स एग्ज़ाम्स को एक खौफनाक उसमें पेश करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा भी एग्ज़ाम फ़ोबिया में या पेपर फ़ोबिया में मुब्तला हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर समझ जाएं कि एग्ज़ाम्स बच्चे की एक इंटेलिजेंस को एकदम नापने का एक मेजरमेंट कह लें आप, एक मेजरमेंट है जिससे हम बच्चे की इंटेलिजेंस को नापते हैं। अब होता क्या है कि हमने इंटेलिजेंस लेवल को नापने के लिए ना उसके इर्द गिर्द के सिनेरियोज़ को इग्नोर कर दिया होता है। बाज़ दफ़ा बच्चे बीमार होते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ते पढ़ते लास्ट मोमेंट में उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है। तो हम उन कैफ़ियत को जो कि हमारे लिए अगर हम पे बीते हैं तो बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन बच्चे के लिए हम कहते हैं कि नहीं, तुम इन सब चीज़ों से दूर हो, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और आप सिर्फ पढ़ रहे हो। तो आप तो पढ़ते हुए आ रहे थे, आप कैसे भूल सकते हो? आप कैसे? देखें, एग्ज़ाम्स मैटर करता है, परसेंटेज यकीनन मैटर करती है। कुछ इंस्टीट्यूशंस की ख़राबी है कि उन्होंने बच्चों की जो एक एडमिशन क्राइटेरिया है उसको परसेंटेज के साथ नथी कर दिया है, इनके जोड़ दिया है कि परसेंटेज अच्छी होगी तो यकीनन बच्चा इंटेलिजेंट होगा। ऐसा नहीं है। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, आपका रिटन, ओरल, हर तरह का एग्ज़ाम ज़रूरी है। अगर कोई बच्चे के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है, किसी कॉलेज में जा रहा है, तो ज़रूरी है वो रिटन एग्ज़ाम्स के साथ इंटरव्यू भी दे। ठीक है, जब शुरू से बच्चे को ये पता होगा कि उसको इंटरव्यू भी देना है और उसको अपना आईक्यू लेवल भी उसका चेकआउट होगा, तो ऑब्वियसली वो इन चीज़ों पे भी ध्यान करेगा। सिर्फ एक तोते की तरह सारी चीज़ें याद करके और उनको जाकर एक पेपर के ऊपर डाल के आ जाने को आप किसी की भी इंटेलिजेंस का लेवल नहीं कह सकते। अब होता क्या है, एग्ज़ाम्स की डेट शीट आती है, सबसे पहले बच्चों से कह दिया जाता है कि आपकी लाइफ ख़त्म, कोई गेम्स नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई आउटिंग्स नहीं, कोई दोस्तों से बातचीत, चिट चैट, कुछ भी नहीं। बहरकैफ ये सारी चीज़ें आम ज़िंदगी में और डेली रूटीन में भी एक लिमिटाइज होनी चाहिए। हम उनको एक लिमिट्स के अंदर रखते हुए अपने बच्चों को वो चीज़ें दें। लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर आपने पूरे 3 महीने, 4 महीने या पूरे साल आपने बच्चों को एक फ्री हैंड दे रखा है। जैसे एग्ज़ाम की डेट शीट आती है तो पहले ही बच्चा थोड़ा सा अपसेट हो रहा होता है और उस वक्त आप उसके ऊपर से हर तरह का माइंड रिलैक्सेशन हटा देते हैं। आप कहते थे नहीं बस अब दुनिया ख़त्म है, अब तुम हो, कमरा है, किताबें हैं और बस। असल में एग्ज़ाम्स की डेट शीट आपको इसलिए दी जाती है कि जितना कुछ आपने पढ़ा है उसे रिकॉल या रिवाइज़ कर लें। अब लर्निंग का टाइम नहीं है। लर्निंग का टाइम वो था जब आपको उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन, रिटर्न वर्क कराया जा रहा था और होमवर्क्स दिए जा रहे थे। उसी वक्त आप उसकी लर्निंग प्लस प्रैक्टिसिंग करके एक साइड पे कर देते। अब जो बातें आपने अगर उस वक्त याद की होती तो यकीनन इस वक्त आपको उनको रिकॉल और रिवाइज़ करना होता। लेकिन अमूमन, और मैं ख़ुद भी, जाहिर सी बात है, होता यही है कि हम बहुत सी चीज़ें ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन याद करते हैं क्योंकि स्कूल से हमें वो मिलती ही एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले है। अब इसमें होता क्या है
कि बच्चे का पीस ऑफ माइंड बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। नींद की कमी, चूँकि नींद की कमी है, स्ट्रेस है, खाना पीना कम है, एनर्जी का लेवल डाउन। अब आप खुद सोचें कि एक बच्चे के जहन को यानी कि दिमाग को जब हम ऑक्सीजन ही जनरेट नहीं करने दे रहे, उसको मिनरल्स नहीं मिल रहा है, उस बच्चे को एक पूरी नींद नहीं मिल रही, हम हर तरीके से उस बच्चे को एक रेस्टलेस पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, तो जब वो एक काम, क्वाइट और ख़ामोश कमरे में जाके पेपर देना स्टार्ट करेगा, यानी कि अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएगा, तो जब वो उस सारे सुकून में बैठेगा तो ऑब्वियसली ब्रेन ऑटोमेटिकली अपने आप को सुकून में ले जाएगा। और उसमें होगा क्या कि बच्चे को नींद भी आएगी, कुछ चीज़ों को वो भूल जाएगा, चीज़ें ड्रेन हो जाती हैं, हम बड़े हैं, हमारे जहन से भी हो जाती हैं। तो खुदारा बच्चों की मेंटल हेल्थ को पहले इतना स्ट्रॉन्ग कर दें। अगर आपने बच्चों को एक हॉरर फिल्म की तरह एग्ज़ाम से गुजारना है तो अदरवाइज़ आप उनको डेली बेसिस पे कुछ चीज़ों के लिए तैयार करें। अब जिस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए कुछ चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में रखती हूँ, जो मैं ख़ुद भी करती हूँ, कि जब आप कोई चीज़ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जैसे जब स्टूडेंट्स को हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली लेक्चर डिलीवर करते वक्त हमें बहुत सी चीज़ें जहन में बैक ऑफ द माइंड चल रही होती हैं। आप फौरी उसका क्वेश्चन बना लें, और चूंकि आपने उसका फौरी क्वेश्चन अपने नोटबुक में बना लिया, तो आपने अपने स्टूडेंट्स को उसका आंसर दे दिया। अब इसमें आपको अपने स्टूडेंट को ट्रेन करना है कि जब मैं कोई क्वेश्चन बोल के आपको उसका आंसर दे रही हूँ, तो आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने उसका एक पॉइंट, एक नंबर या कोई चेकलिस्ट किसी एक वर्ड की बना लेनी है अपने पास। हेडिंग्स की तो खैर सारे ही चैप्टर की जैसे जैसे टीचर्स कराती जाएं, आप उसकी चेकलिस्ट बनाते जाएं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर होगा कि आपके पास 20-25 इंपॉर्टेंट पॉइंट की चेकलिस्ट बन चुकी होगी, जो कि आपने बिल्कुल फ्रेशली सुनी होगी। आप जैसे ही आपके पास वीकेंड आता है, आप बैठें, उस चेकलिस्ट को रिवाइज़, उस हेडिंग को रिवाइज़ करें और चेकलिस्ट पे टिक कर दें। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके आगे आपको कोई नोट लिखना है, तो आप कोई पॉइंट लिख के उसको थोड़ा सा एलिब्रेट भी कर लें। इससे होगा क्या कि पूरे वीक में जमा की हुई चेकलिस्ट एक ही दिन में रिकॉल हो जाएगी। और होता क्या है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ कनेक्शन बनाता है, तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन में वाज़े हो जाएगा। प्लस उसी वक्त आपने क्या करना है कि जो टीचर ने क्वेश्चनिंग की थी, बात समझाते हुए या बताते हुए किसी चीज़ को 2 से 3 दफ़ा रिपीट किया था, तो उसके ऊपर आप स्टार बना लें, बिकॉज़ वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो चीज़ भी रिवाइज़ की जाए, जिस चीज़ की भी रिवीजन का बार बार कहा जाए, समझ लें वो चाहे टीचर रिपीट करे, चाहे वो आपसे उसको पूछे, चाहे वो बोर्ड पे उसको लिखे, इन 3 चीज़ों पे अगर एक लफ्ज़ बार बार आ रहा है, तो वो आपके एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन बनेगा। एक चीज़। दूसरी बात ये, जिस दिन आपने चेकलिस्ट को अपना रिवाइज़ करके और उसको टिक किया, तो यकीनन कुछ क्यूरीज़ भी आपकी जमा हो गई होंगी। वो क्यूरीज़ आप एक साइड पे लिख लें। अब आपके पास क्या है? आपके पास आपके चैप्टर की चेकलिस्ट है, आपके पास टीचर का लेक्चर है, उस चेकलिस्ट को बनाते हुए लिखे गए पॉइंट्स हैं, और उस चेकलिस्ट को के पॉइंट लिखते वक्त जहन में आने वाली क्यूरीज़ हैं। अब चूँकि आपके पास ये 4 चीज़ें रेडी हैं, इसका मकसद है आप उस चैप्टर के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आपको किसी किस्म की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब टीचर के बताए हुए क्वेश्चंस को आप 1 से 2 दफ़ा दोहराएंगे, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। आप अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हैं, बिकॉज आपने पिछला पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लिया है। इसी तरीके से एक सब्जेक्ट चलें, ये साइंस, SST, कंप्यूटर, इस्लामिया, सो ऑन, इस तरीके से आप सारे चैप्टर कर सकते हैं। और आप यकीन करें, 5 दिनों में पढ़े हुए चैप्टर को आपको हार्डली 45 या 1 आवर पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा, और आपके वो 5 दिन का आपके पास बेहतरीन काम मौजूद होगा। एक ये चीज़। दूसरा, जब मैथ्स करते हैं हम, मैथ्स के बारे में मैथ्स में आप एक चीज़ की प्रैक्टिस करें कि डेली बेसिस पे हमें, हाँ, यानी कि वीक के 5 डेज़ में आपने डेली 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस में डालने हैं। हाफ़ एन आवर आपकी इनफ होती है प्रैक्टिस। उसके बाद आप सॉल्यूशंस करें, तो आपने अगर हाफ़ एन आवर या 1 आवर आपने मैथ्स के ऊपर स्पेंड कर दिया है फॉर 5 डेज़, तो 6th और 7th डे पे आप उसको गैप दे सकते हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, क्योंकि आपने 1 घंटा डेली बेसिस पे मैथ किया है।
मैथ करने के लिए नॉर्मली लोग कहते हैं कि मैथ्स के नोट्स नहीं बनते, ऑब्जेक्टिव नहीं बनते। मैं पर्सनली मैथ्स के ऑब्जेक्टिव और नोट्स बनाने के हक़ में हूँ। जब टीचर आपको कोई पॉइंट बोर्ड पे लिख के बता रही होती हैं तो उनके बोलने का, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन उस पॉइंट के लिए या उस सम के लिए दी है, एक्चुअल में वही ऑब्जेक्टिव है। अगर उसको आप एज अ ऑब्जेक्टिव अपने जहन में रख लेंगे तो यकीन करें, अगर आपने वो नोट कर लिया तो आपके पास रिटर्न ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आपने वो जहन में रख लिया तो आपके पास मेंटल मैथ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आपने उसको प्रैक्टिस में डाल दिया तो वो सब्जेक्टिव पार्ट हो जाएगा। तो क्या हम उन पॉइंट्स को अपने पास लिखना हमारे लिए बेटर नहीं है कि हम उसको लिखना शुरू करें? उससे हमारे कितने समझे टॉपिक कवर हो जाएंगे। एक तो हमने ऑब्जेक्टिव बेस्ड काम कर लिया, सेकेंडली हमने अपने वर्क को एक ऑर्डर में ले लिया, थर्ड वो चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ जब लिंक में आएगा तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री या उसका बैकग्राउंड पता होगा। अब इसी तरीके से बात आ जाती है इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर बच्चे ग्रामर में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं या स्पेलिंग्स में। स्पेलिंग्स के अंदर मैं आपको ये कहती हूँ कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड जो आते जा रहे हैं आप अंडरलाइन करते जाएं। मीनिंग्स चाहिए तो डिक्शनरी से आप उसकी, और कोशिश ये करें कि डिक्शनरी से जो मीनिंग्स ढूंढ रहे हैं वो उर्दू में ना ढूंढें, उन्हें आप इंग्लिश में ही ढूंढें। इससे आपको उसका सिनोनिम मिल जाता है। जब हमारे पास किसी चीज़ का सिनोनिम आ जाता है तो हमारे लिए उसको एलिब्रेट करके लिखना आसान हो जाता है। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा, चाहे वो लिटरेचर है चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन है, अगर आपको उस वर्ड के अंदर उस वर्ड के में जितने डिफ़िकल्ट वर्ड आपने निकाले हैं उनके मीनिंग्स आपको पता है तो इसका मकसद है आपको उनके सिनोनिम्स पता हैं। आप बहुत आसानी से उनके एंटोनियम से ऑपोजिट्स पे जा सकते हैं। फिर आप उसका ओन वर्ड में आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि अब आप वो पैराग्राफ में दिए हुए वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। थर्डली आप क्या करते हैं, आपको जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आप अपने जहन में एक एक्सरसाइज करें, एक टाइम जोन फिट करें कि इस पैराग्राफ के अंदर मुझे एडजेक्टिव भी निकालना है, एडवर्ब भी निकालना है, नाउन भी निकालना है, वर्ब को भी ढूंढना है, मुझे ये भी देखना है कि कौन से टेंस में बात हो रही है। तो जब हम 3D पोजीशन के अंदर अपने आप को लेके जाते हैं और कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए इंतहाई बेहतरीन तरीके से आपकी लर्निंग और मेमोराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब लैंग्वेज की प्रैक्टिस उसी तरीके से होती है कि जब आपने एक कॉम्प्रिहेंशन को फुल लर्निंग ग्रामेटिकली सॉल्व कर लिया तो आपने अपने ग्रामर के सारे टॉपिक्स या होल ग्रामर के अंदर के जो एक मेन हेडिंग्स हैं उनको रिवाइज़ कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ सब हेडिंग्स रह जाती हैं, वो हम टर्म बाय टर्म करते जाते हैं। जैसे एक स्टेप बाय स्टेप हमारा काम होता है कि जैसे मैंने एडवर्ब निकाला है तो मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस निकाल लूँगी, फिर मैनर पे चली जाऊँगी, फिर टाइम पे जाऊँगी, तो आपके पास एक चीज़ डेवलप हो जाएगी कि हाँ मैं इस चीज़ को इस तरीके से कर सकती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैं आप लोगों को अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहती हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमारे लिए है ना सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ने के और ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑब्वियसली, वो है ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट। चाहे वो आपकी मेंटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपकी किताबों के बारे में हो, चाहे घर के बारे में। जितना आपका जहन मैनेज होगा और ऑर्गेनाइज होगा, प्री प्लान्ड होगा, आपके लिए पढ़ना, उन चीज़ों को याद रखना उतना ही आसान होता चला जाएगा। हम 10 मिनट पढ़ के 2 घंटे के लिए मोबाइल उठा सकते हैं, लेकिन हम 2 घंटे पढ़ के 10 मिनट के मोबाइल पे फ़ौरन कह देते हैं कि हमने तो अभी मोबाइल 10 मिनट ही पहले उठाया है। तो सोचें कि वक्त ज़ाया जो किया जा रहा है ना, जिसमें आपको मज़ा आए, असल में वो वक्त का ज़िया है। अपने इंटरेस्ट के एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा चेंज करें। मोबाइल, टैब, टीवी या आपकी थकान उतारने के लिए ज़रूर हो सकता है कि थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट के लिए आपने ले लिया, लेकिन ये आपको थकाने का ज़रिया ना बने। होता क्या है, हम इन चीज़ों को यूज़ करते करते, देखते देखते इतना थक जाते हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं तो आंखें भी दर्द कर रही होती हैं, सर भी दर्द कर रहा होता है, नींद भी आना शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ जिस चीज़ से हमें मोहब्बत होती है ना, उसके लिए ना हमें भूख लगती है ना नींद आती है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से करें, अपने ब्रेन को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करें कि वहाँ प्रायोरिटीज़ क्लियर हो जाएं कि इस वक्त मुझे पढ़ना है, इस वक्त मुझे खेलना है। और मैं आपको बताऊं कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी वाले खेल खेलें, आपका ब्रेन खुद ब खुद खुश रहना शुरू हो जाएगा। हम असल में वो खेल खेल रहे हैं जिसमें हमारा ब्रेन थकता जा रहा है और हमारी बॉडी जो है
वो स्टफ़ होती जा रही है। हम बस पड़े रहते हैं एक जगह और मोबाइल के साथ हमारा घंटों, आप सैटरडे संडेज़ कभी सोचें कि आप कितना टाइम किस जगह स्पेंड करते हैं। तो अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेकर आइए। जितने आप ऑर्गेनाइज होंगे आपके रिज़ल्ट्स उतने ही डेवलप होंगे। आप परसेंटेजेस को सिर्फ एक दफ़ा गौर से देखें। इस जगह के ऊपर टास्किंग पोजीशंस के अंदर सब आते हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर्स, और सबको अपने 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 एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ट्रायंगल में हैं जिसके अंदर हमारा एनवायरनमेंट आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली घर और स्कूल दोनों हो सकता है। टीचर्स आ जाते हैं जो कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो होम ट्यूटर हों, चाहे वो ट्यूशन टीचर हों, चाहे वो आपकी पेरेंट हों, चाहे वो आपकी स्कूल टीचर हों। आपको ये लोग, यानी कि एक एनवायरनमेंट और स्कूल और ये टीचर और पेरेंट, ये किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं? एक बच्चे पे। और बच्चे को आगे किस चीज़ पे फोकस करना है? अपनी एजुकेशन पे। और मैं आपको सही बात बताऊं, आप एजुकेशन से ज़्यादा अपने लर्निंग पे करें कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। पूरा साल गुजर जाने के बाद अपनी रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेके या अपने क्रॉनिकल्स हाथ में लेके आपका क्या देखना बनता है? क्या अपनी परसेंटेज या अपने नंबर्स? जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, एज अ टीचर आपको ये देखना चाहिए कि इस पूरे साल में आपने क्या सीखा। 365 डेज़ में कितने मीनिंगफुल और फ्रूटफुल डेज़ गुजारे। इन दिनों में आप अपनी तालीमी और अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में कितने स्टेप आगे गए। जब हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तब हमें रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं, तब हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। तो अपने लिए एक पॉजिटिव पाथ डिज़ाइन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं सारे बच्चों से यही बात कहना चाहूँगी कि अपने वक्त की कदर करें। वक्त का ज़िया आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पे मजबूर कर देगा। अभी से अपने वक्त को ऑर्गेनाइज़ कर दें ताकि ज़िंदगी के असल मज़े को आप एंजॉय कर सकें। और एज़ अ टीचर अगर कोई बात आप लोगों को लगे कि मैंने गलत की है तो प्लीज़ इस्लाह करें। इंशाल्लाह हम उसको आप लोगों के एज ग्रुप के हिसाब से भी सेट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई बात आप लोगों के हिसाब से ना हो, उन चीज़ों को प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। जिस तरीके से आप मेरे पास बात पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह हम उन चीज़ों के ऊपर भी काम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।